सामने का दृश्य दोनों को चौंका देता है। उन्होंने इतना डरावना जीव नहीं देखा। कैन को बचाने के लिए एशी ने टेंटिकल को चिमटे से पकड़ने का सोचा, लेकिन जीव ने कैन को कस लिया। उनके गले को कसने के कारण वे इस तरीके को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पहले उन्होंने कैन की स्थिति देखने का निर्णय लिया। मशीन की स्कैनिंग के साथ चित्र भी दिखाई देने लगे जहां वह उसे कमजोर कर रहा था। कप्तान ने तुरंत जीव को काटने का निर्णय लिया। एशी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई, इसलिए कप्तान ने खुद चाकू चलाया। फिर उसने सीधे काटने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि तरल गिर जाएगा। फर्श तुरंत एक बड़ा छिद्र बन गया। कप्तान ने देखा और तुरंत बाहर भागा। कप्तान ने देखा कि यहाँ का फर्श भी फूशी हो चुका है और तीसरे स्तर की ओर रिसाव कर रहा है। वह तुरंत तीसरे स्तर पर भागा। सौभाग्य से यहाँ का तरल पहले ही खत्म हो चुका था। अब वह केवल कैन को चिकित्सा कक्ष में अलग रखने के लिए मजबूर था। राक्षसों पर शोध शुरू हुआ। रेपली आया, उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। रेपली ने पूछा कि उसने दरवाजा क्यों खोला। ऐश ने कहा कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यह जवाब सही लगता है, लेकिन अगर तुम फिल्म देखोगे तो समझोगे कि ऐश की जिम्मेदारी का मतलब कुछ और है। कुछ समय बाद सभी लोग चिकित्सा कक्ष में आए और देखा कि राक्षस गायब हो गया है। सभी लोग खोजने लगे। ऐश ने भी एक छोटी छड़ी लेकर छेड़ना शुरू किया। जैसे ही राक्षस को छेड़ा गया, वह अचानक रेपली के ऊपर गिर पड़ा, जिससे वह डर गया। लेकिन उसके साथी समय पर आ गए। ऐश ने देखा कि राक्षस मर चुका है, लेकिन ऐश ने कहा कि उसने इस जीव को पहले कभी नहीं देखा, इसे पृथ्वी पर ले जाना चाहिए। रेपली कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ऐश ने कप्तान से इसे बाहर ले जाने के लिए कहा। बाहर आने पर रेपली ने पूछा कि उसने ऐश की बात क्यों मानी। कप्तान ने कहा कि वह केवल एक नाविक है, सभी वैज्ञानिक निर्णय ऐश द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद लैंडिंग शिप उड़ान भरने लगी और नॉस्ट्रोमो स्पेसशिप पर लौट आई। ठीक इसी समय शुरू हुआ। यह सबको खुश करता है, इसलिए सबने उसके लिए एक शानदार रात का खाना बनाया। लेकिन खाते खाते कैन अजीब हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। 4-5 साथी उसे रोक नहीं पाए। उसकी पेट से एक अजीब चीज निकली। पार्क ने चॉपस्टिक उठाई और उसे खत्म करने लगा, लेकिन ऐशी ने रोक लिया। जब अजीब चीज भाग गई, तब सबको समझ में आया और उन्होंने जल्दी से एक इलेक्ट्रिक बैट बनाई। फिर सबने जानवरों की तलाश शुरू की। जल्दी ही लेप्री ने एक जानवर का पता लगा लिया। 3 लोग जल्दी से अपनी स्थिति में आ गए। जैसे ही कैबिनेट का दरवाजा खुला, एक संतरी बिल्ली बाहर निकल आई। वह पहले ही जाल में फंस चुकी थी, लेकिन ब्रेड समय पर नहीं पहुंचा। पार्क ने कहा कि उसे बिल्ली को वापस लाना चाहिए, वरना चलती हुई बिल्ली उनके परिणाम को प्रभावित करेगी। ब्रेड को मजबूरन बिल्ली पकड़ने जाना पड़ा। बिल्ली वापस चली गई। जब ब्रेड ने अजीब चीज का पता लगाया, तब देर हो चुकी थी। इस तरह उसे वेंट पाइप में पकड़ लिया गया। कप्तान ने कहा कि वेंट पाइप सीधे ग्राउंड चैम्बर में जाता है। अगर यी शिंग को वहां धकेल दिया जाए तो इसे अंतरिक्ष में फेंक सकते हैं। इसलिए कप्तान ने वेंट में प्रवेश किया। पाइप ने यी शिंग को जल्दी पकड़ लिया। कप्तान ने यी शिंग का संकेत देखा, लेकिन जैसे ही वह जिन यी शिंग के पास गया, यी शिंग का संकेत अचानक गायब हो गया। कप्तान ने एक चिपचिपा तरल भी महसूस किया। जब संकेत फिर से आया, तो यी शिंग कप्तान की ओर बढ़ रहा था। हट जाओ, नीचे मत जाओ, नीचे जाओ, बाहर निकालो। इस तरह कप्तान भी ऑफलाइन हो गया। अब ये शिंग के 7 में से केवल 4 लोग बचे हैं। रेपली ने ऐश से पूछा कि क्या कोई सुझाव है। ऐश ने कहा नहीं। रेपली को कंप्यूटर कक्ष में जाकर खुद देखना पड़ा। नहीं पता। जब मैंने देखा तो कंप्यूटर ने दिखाया कि यह 987 विशेष आदेश से संबंधित है। यह आदेश केवल ऐश देख सकता है। तब पता चला कि असली सच ये है कि खनन केवल एक बहाना है। असली ध्यान बाहरी जीवों की जांच पर है। नमूना नहीं मर सकता। यही कारण है कि ऐशी हमेशा चालक दल को अजीब जीवों को खत्म करने से रोकना चाहती थी। फिर रेपली ने अपने साथियों को सच बताने की कोशिश की, लेकिन ऐशी ने उसे रोक दिया। फिर पार्क ने ऐशी को मार डाला और सभी ने तय किया कि उन्हें जहाज को नष्ट करना होगा। तभी अजीब जीव अचानक प्रकट हुए और लामबोट डर के मारे हक्का बक्का रह गया। फिर भी लामबोट ने हिलने की कोशिश नहीं की और अब बहुत देर हो चुकी थी। शरीर, उसे पता था अब रुकना नहीं। उसने तुरंत विस्फोट शुरू किया।
दरवाजा खोलकर वह तेजी से शटल की ओर दौड़ा, लेकिन इतनी जल्दी में भी जू किट्टी को नहीं भूला। जहाज के विस्फोट से 1 सेकंड पहले उसने सफलतापूर्वक बाहर निकलकर विस्फोट को देखा। वह राहत की सांस लेता है। जू किट्टी को नींद के कक्ष में रखता है, फिर स्नान करने का सोचता है, लेकिन लैंडिंग कक्ष में पहुंचते ही उसे पंजा दिखाई देता है, जिससे वह डरकर छिप जाता है। यहाँ सोने आया है। सामान्य व्यक्ति टूट जाता, लेकिन रेपली ने नहीं किया। उसने पंखा पहना और नियंत्रण कक्ष में बैठ गया। सुरक्षा बेल्ट बांध लिया, स्विच दबाया। वायुमंडलीय दबाव ने अजीब जीव को बाहर खींच लिया। पंजा दरवाजे पर पकड़ लिया। रेपली ने देखा और गन चलाई। अजीब जीव बाहर उड़ गया, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। जल्दी में गन दरवाजे में फंस गई। अजीब जीव खींच लिया गया। अजीब जीव अब जहाज के पाइची को उसे चढ़ने वाला था। रेपली ने दोंगली को सक्रिय किया, तभी उसने अजीब जीव को फेंक दिया। आखिरकार रेपली ने पृथ्वी को रिपोर्ट भेजी। वह आराम कक्ष में लेट गया। पृथ्वी की ओर प्याओ लियू यात्रा शुरू की, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा 50-60 साल चलेगी और उसके और एलियन के बीच की दुश्मनी अभी शुरू हुई है। 45 साल पहले की विज्ञान कथा टीम के रूप में अब भी यह बहुत प्रभावशाली है। नाटक में केवल एक एलियन है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह हर जगह है। अगली बार हम एलियन 2 की कहानी बताएंगे, रेपली का 50-60 साल बाद जागने का किस्सा। लाइक और फॉलो करें। अगली बार मिलते हैं। ये विचार हमारे चैनल का नहीं है।